और आप लोगों को जो है वो चीज़ों के बारे में गाइड भी किया था। ठीक है। देखो, शुरू की क्लासेस जैसे कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि कुछ टाइम लेंगी। और आज हमें थोड़ा सा पढ़ना भी है, कुछ आप लोगों से बातचीत भी करनी है। 2 से 3 घंटे की इंशाल्लाह ये क्लास होगी, जिसमें मैं आप लोगों को अपनी पूरी कोशिश कर कर हर लिहाज से गाइड करूँगा। सही है ना। पहले तो कुछ आप लोगों से बातचीत करनी है मुझे। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर मेंशन करता हूँ, 0345308631 2। सबसे पहले तो आप इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख कर जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नाम लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करें, बाकी उस पर कुछ भी मेंशन ना करें, ताकि मैं आप लोगों का नाम जो है वो कॉपी कर कर और पेस्ट कर कर ना आपका नाम नंबर सेव कर लूँ अपने पास। इससे ये होगा कि जब मैं आपका नाम नंबर सेव कर लूँगा, आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप स्टेटस नज़र आ रहे होंगे और आप लोगों से मैं बातचीत कर सकूँगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग अपना नाम जो है ना वो मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम लिखकर अभी अभी, अगर पहले किया था तो वो तो मैसेज चिड़िया ले गई। मेरे पास रोज़ इतने मैसेजेस आते हैं कि मैसेज खो जाते हैं। आप लोग अभी के अभी मुझे मैसेज करें। मैं कोई अभी शफ़ी अहमद का मैसेज आया है, इसी तरह से जिन बच्चों का अभी मैसेज आ रहा है उनका मैं मोबाइल नंबर सेव कर लेता हूँ अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये पहली बात आप लोगों से करनी थी। ठीक है ना। नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, फिर से बता दें तो स्क्रीन देख लो। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है 0345308631 2। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम जो ये आपने करना है ना वो ये है कि आप अपने कंप्लीट नाम के साथ मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का नंबर सेव कर लूँ। ठीक है जी। कंप्लीट नाम के साथ काइंडली अपना नंबर जो है वो अपना मैसेज जो है मुझे कर दें। मैं आप लोगों का नंबर जो है वो अपने पास सेव कर लूँ अपनी डायरेक्टरी में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये बताइएगा, क्या आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है? हाँ या ना। बस इतना आप जो है ना वो अपने चैट बॉक्स में लिख कर मुझे बता दें, या तो हाँ लिख दें या तो ना लिख दें। ठीक है। या तो हाँ लिख दें या तो ना लिख दें। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो कि जिन्होंने पिछले साल इंटर क्लियर किया था, लिहाजा उनके पास उनका रिजल्ट मौजूद हो। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है। अच्छा देखो, सबसे इम्पोर्टेंट सीए में ये बात होती है। देखो, पढ़ाई तो हो जाएगी, पढ़ाई के लिए तो आपके पास जो है ना मैं पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ चाह रहा हूँ मैं वो ये कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो। आप लोगों को पता है ना कि सीए की आप लोगों को आर्टिकलशिप करनी होती है, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ। मैंने पिछले भी जितने सेशंस कंडक्ट करे उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जब अपना कैफ और पीआरसी क्लियर कर लेते हो तो फिर आपने 3.5 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। और इसके बारे में मैंने बहुत बार एम्फेसाइज किया है। देखिए, आप में से जितने लोगों का रिजल्ट आ चुका है ना, अच्छा, अगर किसी ने पिछले सेशंस अटेंड नहीं करे तो वो ओरिएंटेशन सेशन, एसएफएस प्रोग्राम क्या है, क्यूएटी क्या है, इसके सेशंस अटेंड कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका पीआरसी और कैफ 2 सालों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2.5 3 4 5 साल नहीं लगने चाहिए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिन बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं, जिनके इंटर के रिजल्ट आ चुके हैं, उनको चाहिए कि वो सितंबर में अपने पीआरसी के कुछ ना कुछ पेपर ज़रूर दे दें। फॉर एग्जांपल पीआरसी 1 और पीआरसी 5 दे दें। कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली बहुत छोटे पेपर्स हैं। एंड बाकी फिर पेपर्स जो है ना वो नवंबर में दे दें। ठीक है जी। ये मैं बार बार बच्चों को गाइड करता हूँ, बार बार बच्चों को गाइड करता हूँ कि आपने अपने पेपर्स जल्दी निकालने हैं, क्योंकि अगर आप अपने पेपर्स निकालने में देर करेंगे तो आपको अच्छी ऑडिट फर्म नहीं लेगी, और जब आपको अच्छी ऑडिट फर्म सेलेक्ट नहीं करेगी तो आप में और एक अच्छी ऑडिट फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट में जितने जिसने बिग 4 बिग 6 ऑडिट फर्म से अपनी आर्टिकल्स करी हो, जिसने ईवाई से, केपीएमजी से, डेलॉयट से, फर्ग्यूसन से अपनी आर्टिकल्स करी हो, और एक उस बच्चे ने जिसने अपनी आर्टिकल जो है वो एक छोटी सी फर्म से करी हुई हो, बहुत ज्यादा फर्क होता है। सैलरी में, इज्जत में, हर चीज में फर्क होता है। जब तुम जाकर
एक ऑनलाइन सर्च करना कि सीए की जो जॉब्स है ना, उसके लिए कहीं पर अगर सर्च करोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारी एड्स जो जॉब की इश्तिहार होते हैं ना, उसमें लिखा हुआ नजर आएगा कि पीपल फ्रॉम बिग फोर ऑडिट फर्म्स आर प्रेफर्ड। तुम इसकी एग्जांपल इसी तरह से ले लो कि लेट से सैलानी है। सैलानी में मैंने, सर काशिफ ने, सर हसन मारफानी ने, हम सब ने आर्टिकल्स जो करी है वो बिग फोर ऑडिट फर्म से करी है। सर अजद है, उन्होंने बिग फोर ऑडिट फर्म से आर्टिकल, जितने भी बिग फोर बिग सिक्स ऑडिट फर्म से आर्टिकल्स करने वाले लोग होते हैं, वो आपको ज्यादा आगे की पोस्ट पर नजर आते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत बार एम्फेसाइज किया। आज मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो शुरू से सारे सेशंस ले रहे हैं वो बोर हो जाएंगे कि सर हर क्लास में यही भाषण करते हैं। लेकिन ये भाषण करना उनके लिए बहुत जरूरी है जो आज पहली क्लास में बैठे हुए हैं। बिग फोर ऑडिट फर्म्स में जाने के लिए आपका पीआरसी और कैफ 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल में मुकम्मल हो जाना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करना, अपने पेपर्स जनवरी तक नहीं बिला फजूल लेकर जाना। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपका इंटर का रिजल्ट ही अक्टूबर या नवंबर में आएगा और उसकी वजह से आप पेपर नहीं दे सकते, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटर कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने इंटर करा हुआ है और आप अपना वक्त जाया कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोगों से शायद मैंने डिस्कस किया या नहीं किया हो, अभी परसों सीए फाइनल का रिजल्ट आया है। कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, किसी को मालूम है? आप लोग सीए के स्टूडेंट हो, आप लोगों ने आईकेप के पेजेस को, फेसबुक पे सीए के पेजेस को, व्हाट्सएप पे सीए के ग्रुप्स को फॉलो करना है। नोमान ने बिल्कुल सही बताया, 414 लोग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। और ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। हमारे टाइम पर जो है वो तकरीबन 250, 150 के आसपास होता था, फिर वो बढ़ते बढ़ते 200 पे गया, 250 पे गया, 350 पे गया, 300 पर गया, तो हमारी चीखें निकल गई कि 300 लोग। और अब वो नंबर 414 पर चला गया। देखो, ये मैंने इस पे बहुत सारे सेशंस करे हुए हैं। सैलानी के यूट्यूब के पेज पर बहुत अच्छी रिसर्च करना, एसएफएस प्रोग्राम के बारे में, क्यूएटी के बारे में, सीए क्या है इसके बारे में, बिग फोर ऑडिट फर्म से आर्टिकल्स या अच्छी ऑडिट फर्म से आर्टिकल्स और छोटी फर्म से आर्टिकल्स करने में कितनी वैल्यू में फर्क होता है, क्या मसले आ सकते हैं, इस पर बहुत रिसर्च करना। अगर तुम इस पर रिसर्च नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है ना? तो हम आज ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे कि सर इसकी डिमांड और इसकी सप्लाई और बिग फोर ऑडिट फर्म्स क्या है और आर्टिकल्स क्या है और क्यूएटी क्या है और एसएफएस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरू से क्लासेस ले रहे हैं और मैं हर क्लास में ये चीज एम्फेसाइज करता हूँ। आज की क्लास में मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एक तो मेरी पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, ओरिएंटेशन की रिकॉर्डिंग देखो, एसएफएस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखो, क्यूएटी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखो। फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुख्तलिफ जितने भी सीए के पेजेस हैं उस पर खुद से मालूम करो। जाकर देखो कि जब तुम क्वालिफाई होगे तो तुम जॉब लेने जाओगे, तो जॉब लेने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उस पर देखो, ऐड में ये तो नहीं लिखा हुआ कि आर्टिकल्स फ्रॉम बिग फोर ऑडिट फर्म्स विल बी प्रेफर्ड। ये तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, ये आज नहीं समझ में आएगी, लिटरली आज समझ में नहीं आएगी। अगर मैं चाहता तो आज मैं चूरन बेचता कि भाई सीए कर लो, और मैं बोलता कि भाई एंड तक जो है ना, फिर इस बच्चे में कि कहीं से भी आर्टिकल्स हुई हो बाद में इससे बात करेंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई छोटी फर्म से आर्टिकल्स करता है तो उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं होती, लेकिन 6 महीने से 1 साल जो है ना आप पीछे रह जाते हो। रीजन ये होती है कि जब आप छोटी फर्म से आर्टिकल्स करते हो तो फिर आपको उस लेवल पर आने के लिए बहुत टाइम लगता है। जिस तरह से मेरी आर्टिकल्स अगर ईवाई की है, या सर हसन मारफानी मेरे साथ ईवाई में होते थे, तो हम लोगों ने बड़े बैंक्स के ऑडिट किए, बड़ी कंपनीज के ऑडिट किए। मैंने मैकडोनल्ड का ऑडिट किया है, पार्क सुजुकी का किया है, इंडस मोटर्स का किया है, चेराट सीमेंट का किया है, चेराट पैकेजिंग का किया है। बहुत सारी वो लिस्टेड कंपनीज का हम ऑडिट कर कर आए हैं, वहां पर काम सीख कर आए हैं जहां पर सीखने को ज्यादा मिलता है। और अगर छोटी ऑडिट फर्म्स होती हैं तो उसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी गली मोहल्ले के जनरल स्टोर, ठीक है ना, छोटा मोटा कोई जो है वो बिजनेस जो रजिस्टर्ड है उसका ऑडिट हो रहा होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पेपर पास ना करवाऊं, बल्कि मैं आप लोगों को वो नॉलेज भी दूं जिससे आप मुझसे 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद एटलीस्ट मुझे दुआएं दो। तो इस पे क्या आप सब रिसर्च करोगे? और उसके लिए मैंने एक बेसिक प्रिंसिपल बता दिया, आपने अपना पीआरसी कैप जल्दी से निकालना है। सीफेप में आ जाओ ना, जब जब सीफेप में आ जाओ, जब सीए फाइनल में आ जाओ, एक बार फर्म में घुस जाओ, अच्छी फर्म में घुस जाओ, एक बार फर्ग्यूसंस में घुस जाओ, एक बार केपीएमजी में घुस जाओ। उसके बाद अय्याशी करना, 1 साल तक नहीं देना पेपर। ठीक है ना? तुम अगर अनक्वालिफाइड भी हो गए लेकिन एक अच्छी बड़ी फर्म के हो गए, और एक छोटी फर्म से कोई अनक्वालिफाइड होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। बहुत सारे सीए फाइनलिस्ट भी होते हैं,
लेकिन उनके आर्टिकल्स अच्छी जगह की होती है, तो इस पे रिसर्च जरूर करना। ठीक है जी, ये पहली बात हो गई। जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया है जरूर इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग देखे, पिछले सेशंस की भी रिकॉर्डिंग देखे, और मुझे अपने कंप्लीट नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। दूसरी बात, हमने क्लास नंबर 1 यानी कि पहली क्लास जब मैंने फ्राइडे को कंडक्ट करी थी, तो इफेक्टिवली उसमें मैंने आपसे कुछ बातचीत करी थी। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई क्यूएटी का टेस्ट जो है वो कुछ बच्चों को देना होता है जिनके मार्क्स जो है वो एक सर्टेन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं 50 और 60 के बीच में। 60 से ज्यादा बच्चे वालों को क्यूएटी नहीं देना होता, लेकिन फिर भी मैंने ये एम्फेसाइज किया था कि मैं आप लोगों को क्यूएटी के 2 लेक्चर्स दे रहा हूं जो आपने लाजमी देखने हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं, पहले तो ये बताएं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास नंबर 1 में प्रेजेंट थे, हाँ या ना? कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास नंबर 1 जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें प्रेजेंट थे? कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसमें प्रेजेंट थे? ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि हाँ वाले बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, ना वाले कम हैं लेकिन हैं जरूर। ठीक है जी। अच्छा, तो देखो, जितने ना वाले बच्चे हो, क्या आपने पहली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी? क्या आपने पहली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी? उसमें मैंने जो बातें डिस्कस करी थी, क्या आपने वो नोट डाउन करी? अच्छा, पहली क्लास की रिकॉर्डिंग आज मैंने एक वॉइस नोट डाला है ग्रुप पर, वो तो सुन लिया होगा ना, या वो वॉइस नोट भी नहीं सुना? आज मैंने एक वॉइस नोट ग्रुप पर डाला था, बड़ा एक लंबा चौड़ा वॉइस नोट। कोई ऐसा बच्चा जिसने वो वॉइस नोट भी नहीं सुना हो? कोई ऐसा बच्चा जिसने वो वॉइस नोट भी नहीं सुना हो? अगर वॉइस नोट नहीं सुना तो काइंडली वो वॉइस नोट तो अभी के अभी सुन लें। ठीक है, अगर किसी ने वॉइस नोट नहीं सुना, मैं आप लोगों को 5-6 मिनट देता हूँ, आप वो वॉइस नोट अभी के अभी सुन लें। दूसरी एक सजेशन आप लोगों को ये है कि अब आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे हो, और ये जो आपने जो है ना, एक बच्चे का मैसेज आया है मेरे पास, उसका मैं नंबर सेव कर रहा था व्हाट्सएप पर, तो उसने जो है ना वो व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखा हुआ है मेमन बच्चा। भाई अगर तुम मेमन बच्चा अपना व्हाट्सएप पर नाम लिखोगे ना, तो तुम्हें जो है ना फर्म वाला कॉल भी नहीं करेगा, इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाएगा। ये बात याद रखो कि जब तुम फर्म के लिए अप्लाई करते हो तो तुम्हारा फेसबुक, तुम्हारा व्हाट्सएप, सारी चीजें देखी जाती हैं। तुम्हारा ईमेल एड्रेस अगर killer92@hotmail.com है, तो तुम्हें जो है वो फर्म वाला बोलेगा कि यार इस छिचोरे को तो बुलाना ही नहीं है, इसको कोई सेंस ही नहीं है। तो काइंडली अपने जो व्हाट्सएप के नाम होते हैं ना, ये जो मेमन बच्चा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, है ऑनलाइन बैठा हुआ है, उसने अभी अभी जो है वो मुझे मैसेज किया अपने सही नाम के साथ कि सर नंबर सेव कर लें। लेकिन भाई अगर कोई मेमन बच्चा, पश्तो बच्चा, सिंधी बच्चा, बलोची बच्चा, या ये जो आपने अपने व्हाट्सएप के नाम लिखे हुए हैं ना, इसको जरा दुरुस्त कर लें। ठीक है ना, इस पे दिल बनाना, पहले 4 लेटर छोटे लिखना, फिर अगले 4 बड़े लिखना, ये सारी चीजें जो है ना, ये मैलापन है और कुछ नहीं है। इसकी वजह से आपकी फर्म की रिजेक्शन होती है। फिर जब आप लोग बोलते हो ना कि सर हमने तो 10 जगह सीवी दी थी, हमें तो एक जगह से भी फोन नहीं आया, तो जब तुमने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होगा killer92@gmail.com, तो कोई अच्छी फर्म वाला जो है ना नहीं रखेगा तुम्हें। ठीक है ना, नहीं रखेगा। तुम अपना व्हाट्सएप का नाम, व्हाट्सएप पे पता है ना, ये तो पता है ना, नाम सेट होता है। व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाओ, वहां पर ये मेमन बच्चा जो भी ऑनलाइन है, मैं इसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेमन बच्चे तुम सुधर जाओ जल्दी से और अपना नाम सही कर लो। और बाकी सारे बच्चे जितने भी हैं, सिंधी, बलोची, पठान बच्चे, वो अपना व्हाट्सएप का नाम जरा चेक करें और उसको दुरुस्त करें। आपको जो आपके वालिदैन ने आपकी जिंदगी का सबसे पहला तोहफा दिया होता है वो आपका नाम होता है। ठीक है, तो वो नाम जो आप लोगों का हकीकी, असली, ओरिजिनल नाम है, जो डॉक्यूमेंट्स पे लिखते हो, जो हर जगह लिखते हो, आपके व्हाट्सएप पर भी वही नाम होना चाहिए। आप अपने व्हाट्सएप का नाम सही करें, दुरुस्त करें। ऐसा भी नहीं किया करें कि एक कैपिटल फिर 3 स्मॉल लेटर फिर ए लिखना है तो @ वाला लिखें, ये सारा छिछोरापन है यार। थोड़ा सा जो है ना, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अपना व्हाट्सएप, फेसबुक सुधारना होगा। अपना लिंक्डइन जो है उसकी प्रोफाइल बनानी होगी, वहां पर शेर की तस्वीर या सफेद रंग का और पीले रंग का झंडा नहीं डालना होगा। कोशिश करना होगा कि अपनी शक्ल हो। कहीं पर आप कमेंट करोगे तो वो कमेंट भी देख कर, सुन समझ कर करोगे। कोई वीडियो शेयर कर रहे होगे अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर, तो वो भी देखो और सुन समझ कर करोगे। ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब आप कहीं किसी कंट्री का वीजा लेने जाते हो, वो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं।
वो आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं। जब आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आप उनको रिप्रेजेंट करने जा रहे होते हो, वो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल देखते हैं कि भाई ये बच्चा जो है, ये मेमन बच्चा जो है, ये क्या क्या शेयर करता था, ये कैसी वीडियोस शेयर करता था, ये कैसी चीजें लिखता था, ये माने रखता है। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर लेना जो है ना वो काफी नहीं होता, आपको अपने आप को ग्रूम भी करना होता है। और ग्रूमिंग में आपके पास जो है वो एक पर्सनल ग्रूमिंग भी होती है, आपके बाल, आप दिखने में कैसे हो, साफ सुथरे हो, प्रेजेंटेबल हो, कपड़े तमीज के साफ सुथरे इस्त्री वाले पहने या नहीं पहने, ये भी एक बात है। और अब आपकी एक सोशल अपीयरेंस भी है, अब आपकी एक आर्टिफिशियल अपीयरेंस भी है। हर हर कोई यहाँ पर जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, या तो वो व्हाट्सएप या इंस्टा या फेसबुक पे होंगे, जरूर होंगे, या लिंक्डइन जरूर होंगे। तो ये जो आपकी प्रोफाइल होती है ये आपको रिप्रेजेंट करती है। अब अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होगी तो आई एम सॉरी टू से आजकल की दुनिया में इतना कंपटीशन है कि आपको वो बुलाएंगे भी नहीं। मैं अपनी ईवाई की बात बताता हूँ, जब मैंने अप्लाई किया था ना, तब मेरे बैच में 25 लोग सेलेक्ट हुए थे। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मेरी आर्टिकल्स 2012 से 16 के बीच की है, तो 2012 की बात कर रहा हूँ। 1000 लोगों की सीवी आई थी, 1000, कितनी, 1000, सेलेक्ट कितनी हुई, 25। तो पहली 300 400 500 जो होती है ना, तो वो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाती हैं। किसी ने फॉर्म सही नहीं भरा, रिजेक्ट कर दो भाई, हमारे पास ऑप्शन बहुत है। किसी का ईमेल एड्रेस सही नहीं है, रिजेक्ट कर दो। किसी ने जो है वो XYZ गलती कर दी है, रिजेक्ट कर दो। कॉल भी नहीं करते, बताने की जहमत भी नहीं करते। 1000 में से 25 बच्चा अगर सेलेक्ट करना है, 3 400 500 तो ऐसे ही कट जाता है। तो ये बात याद रखोगे, या आज तुम लोग याद रखो कि तुम्हारा जो व्हाट्सएप का नाम है वो सही होना चाहिए। ठीक है ना, तुम्हारा जो व्हाट्सएप का नाम है वो तुम्हारे नाम को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस में जाकर अगर किसी को नहीं पता तो वो व्हाट्सएप का अपना नाम सही करे। उम्मीद है कि मैंने मेमन बच्चे को काफी सुना दी है, उसका नाम नहीं लूंगा लेकिन वो प्रेजेंट है यहीं कहीं, ठीक है ना, ऑनलाइन है। बहरहाल उसका नाम नहीं बताता, तो खैर अपने आप को भाई देख लो और दूसरे उससे सबक लेकर जो है अपने आप को सही कर लो। ठीक है जी। अच्छा, एनीवेज क्लास नंबर 1 की मैं बात कर रहा था, उसमें मैंने आप लोगों को क्यूएटी के कुछ 2 लेक्चर्स दिए थे। मैंने ये कहा था कि चाहे क्यूएटी एग्जाम हो या ना हो, आपने उसको जरूर 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 कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, पिछले सेशन में आपकी कोई हुई थी? अच्छा अच्छा, मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट यार। खैर, हर सेशन में एक शिकार होता है ना, ताकि दूसरे भी सीख लें। और आप लोग सब कितने लोग लिंक्डइन पर हो? कितने लोग फेसबुक, लिंक्डइन, देखो फेसबुक पर कितने लोग हो, लिंक्डइन पर कितने लोग हो? लिंक्डइन पता है ना क्या होता है? कितने लोग लिंक्डइन पर हैं? मुझे भी रिक्वेस्ट भेज दें ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर लूं अपने पास। दूसरी बात ये है कि अपने ये जो प्रोफाइल्स है ना, ये क्रिएट करना आज से शुरू कर दें। अगर आप लोगों के पास जो है वो रोज 15 मिनट निकाल लें, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो 2-3 घंटे निकालें, रोज आप 15 मिनट निकाल लें और लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कर लें। अगर आप दिन के 10 मिनट भी निकाल लेते हैं, अगर आप एवरेज दिन के 10 मिनट भी निकाल लेते हैं, और लेट से आपका पीआरसी और कैफ जो है वो आने वाले, फॉर एग्जाम्पल लेट से 2 साल में पूरा होगा, यानी कि आप लेट से 700 डेज 10 मिनट निकालेंगे जिसमें आप अपना फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन सीधा कर लेंगे, सही कर लेंगे। यानी कि अगर आप 7,000 मिनट अपने ऊपर काम कर लेंगे, ये भी अपने ऊपर काम करना है। जिस तरह से अपनी डाइट देखते हो, अपनी शक्ल देखते हो, दाढ़ी बड़ी होती है तो शेव बनवाते हो, बाल बड़े होते हैं तो कटवाते हो, नाखून बड़े होते हैं तो कटवाते हो, इसी तरह से आजकल आपकी सोशल प्रेजेंस पर भी आपको 10 मिनट जरूर देने हैं। तो अगर आप आने वाले 700 दिनों में रोज 10 मिनट देते हो और 120 घंटे देते हो, तो अपना लिंक्डइन स्ट्रांग बनाओ। सर हसन मारफानी को ऐड करो, ठीक है ना। सर हसन मारफानी को क्यों ऐड कर लें सर हम? इसलिए ऐड कर लो कि बेटा वो बैठे हुए होते हैं बैंक इस्लामी में, और बैंक इस्लामी आईकैप का रजिस्टर्ड ट्रेनिंग अप्रूव जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो है। हो सकता है कि कल को तुम्हें उन्हीं के अंडर काम करना हो। सर काशिफ को ऐड कर लो, क्यों कर ले सर, वो गुल अहमद में बैठे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है उनको कोई ट्रेनिंग चाहिए हो, कोई अकाउंटेंट चाहिए हो, तो तुम्हें सेलेक्ट कर ले। मुझे ऐड कर लो मेरे सर्कल में। अब मैंने जो है वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्री तो छोड़ दी है, लेकिन टीचिंग सर्कल और सारी चीजों की वजह से लिंक्ड बहुत है। हो सकता है मुझे किसी की जरूरत हो सकता है किसी टीचर असिस्टेंट की जरूरत हो। तो जितने भी लोग आपकी सराउंडिंग में हैं, आपके खानदान में हैं, आपके खानदान में कोई अमीर है, आपके खानदान में कोई ऐसा है जिसके कोई बिजनेस है, आपको लगता है कि किसी दिन ये शायद मुझे नौकरी पर रख लेगा या किसी और बात के इम्कान हैं, उसको ऐड करो, अपनी प्रोफाइल बनाओ और आज से टाइम लगाना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम 2 साल बाद जब फर्म्स के लिए अप्लाई करोगे तब अपना लिंक्डइन बनाने बैठोगे ना, तो आर्टिफिशियल लगेगा। सामने वाला देखेगा कि यार इसने कल सुबह लिंक्डइन बनाया, आज हमें सीवी दी है,
लगता है ये आज ही जो है ना, आज ही के लिए सीवी देने के लिए ही बनाने के लिए बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें भी आपने करनी है, आज से करनी है। ये पढ़ाई के साथ साथ वाली बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने पैरेलल चलानी है और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। देखो, नंबर वन मैंने आप लोगों को जो आज सबक दिया वो ये है कि व्हाट्सएप का नाम आप सबका सुधरा हुआ होना चाहिए। मैं भी चेक करूंगा, सिर्फ उस बच्चे का नंबर सेव करूंगा, नाम सेव करूंगा जिसका नाम सही होगा, क्योंकि जब नाम सही होता है हम सेव पर क्लिक करते हैं, उसका नाम आ रहा होता है, मैं सेव करूंगा, आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप स्टेटस नजर आएंगे, उस पर बहुत सारी चीजें, अपॉर्चुनिटीज और जॉब के बारे में अपडेट्स भी डाल रहा होता हूँ। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि पीआरसी और कैफ जल्द से जल्द होना चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करो 2 साल, ताकि 2.5 साल में हो जाए, ताकि अच्छी कैटेगरी एक ही फर्म में लैंड करो। उसके मजे, उसके शशके बड़े अलग होते हैं, और उसके एक वैल्यू और रेप्यूटेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है जब आप एक बिग फोर ऑडिट फर्म से आर्टिकल्स करते हो। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, आपका जो फेसबुक है, आपका जो लिंक्डइन है, आपका जो इंस्टाग्राम है, वो तमीज और तहजीब का होना चाहिए। अगर आपने बहुत ही कोई छिछोरी बातें अभी से करी हुई हैं तो उसको जरा डिलीट करो आहिस्ता आहिस्ता, उसमें भी टाइम लगेगा तुम्हें। और आगे आने वाले सालों में जो है ना, इसको अच्छे से हैंडल करो। इस पे तुम जो है वो, जो लोग तुम्हें लगता है तुम्हारी सराउंडिंग में क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एसीसीएस हैं, आईटी वाले एक्सपर्ट्स हैं, कोई डॉक्टर हैं जो मशहूर हैं, जो तुम्हारे खानदान में है, जो तुम्हारे दोस्तों में, जो तुम्हारे सर्कल में है, उनको ऐड करो, उनसे मजीद लिंक्स ऐड करो। ये सारा काम तुम्हें करना है। साथ में तुम सीए तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आजकल ये याद रखना कि साथ में आपके पास जो है वो कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोगों ने क्विक बुक का नाम सुना होगा, एक सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का होता है, सुना है? क्विक बुक का किसी ने नाम सुना है? किसी ने पावर बीआई का नाम सुना है? किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है इस चीज के बारे में सुना है? किसी ने एक्सेल के बारे में तो सुना ही होगा, एडवांस्ड एक्सेल का कोर्स है उसके बारे में सुना है? इस तरह की चीजें आप लोगों ने मेरे ख्याल में सुनी होंगी। ये छोटे छोटे 10-10, 5-5, 15-15 घंटों के कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, इसके इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, इसके ट्रेनर्स भी होते हैं। आप लोग सब वाकिफ हो गए सर शाहजेब से, सर शाहजेब पराचा से आप लोगों की बातचीत हुई है, जो सैलानी में होता है। ये भी इस तरह के कोर्सेज करवाते हैं। आईकिट की अपनी रिकमेंडेशन ये है कि आपने 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज करने हैं, लेकिन उसके अलावा इस तरह के छोटे मोटे स्किल्स ऑब्टेन कर लो। ठीक है ना। इस तरह के छोटे मोटे स्किल्स ऑब्टेन करने से आपका फायदा ये होगा कि जब आप किसी आर्टिकल्स में जाओगे, कहीं पर किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में अप्लाई करोगे, और आपकी वो सीवी देखेगा तो बोलेगा यार इसने पीआरसी और कैफ भी किया हुआ है, और इसको क्विक बुक भी चलाना आता है, पावर बीआई भी आता है, या इसको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है इसकी भी नॉलेज है, या एक्सेल में इसकी ग्रिप है, इसको आते ही हैं ये चीजें, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये कोर्सेज सारे ऑनलाइन करने हैं आपने, घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी, टाइम, पैसा बर्बाद करने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। धूप में जाने की, बाइक चलाने की, पेट्रोल जाया करने की, जाकर 3 घंटे दूर जाकर क्लास लेना और फिर 2 समोसे पकोड़े खाना, इनमें 500 रुपए जाया करने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मजे की बात यह है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जहां से ये कोर्सेज आप करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो अहमियत रखता है, आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपने 5 या 10 या 15 घंटे में क्विक बुक का कोर्स कर लिया और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो वो माने रखता है। ठीक है जी। अच्छा, एक आखिरी बात मैं करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगा। ये भाषण मेरे, आई एम सॉरी टू से, कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहे होंगे, कुछ लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अफोर्ड कर सकते हो सुनना ये सारी बातें। मैं कुछ ज्यादा भाषण करता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को तैयार करना चाहता हूँ, शायद सिर्फ और सिर्फ बुक्स के लिए तैयार नहीं करना चाहता, आप लोगों को सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जो है वो ये सारी बातें आप लोगों से कर रहा होता हूँ। एक रीसेंट डेवलपमेंट है, देखो बहुत सारे हमारे मुल्क के हालात आप सबके सामने हैं, और मैं हर बच्चे को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में हो तो ये एम बना लो कि डॉलर में कमाना है, अदरवाइज बाहर चले जाओ और डॉलर में कमाओ। मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर भी हैं, आप लोगों ने ओरिएंटेशन में भी इस बारे में सुना होगा। आप लोगों को पता है दुबई और मिडिल ईस्ट में एक मसला आ गया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एसीसी और सीए के लिए। किसी को कोई नॉलेज है इस बारे में कि ऑल्दो सीए और एसीसीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसकी वैल्यू है, लेकिन एक मसला आ गया है अभी रिसेंटली, 6 महीने पहले एक बड़ा मसला आया है यूएई में, मिडिल ईस्ट में। क्या मसला आया है? नहीं, एआई नहीं, एआई तो सीए डील कर लेता है, इनकॉर्पोरेट हो गई हैं चीजें, सिलेबस चेंज होता है। एक और मसला आया है, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? हाँ, ये एलीट बुक वाले बाबू ने सही बोला। देखो, अब तुमने अपना जूम पे क्या रखा हुआ है, एच बी एलीट बुक 745J3।
अभी मेरे भाषण देने का फायदा क्या हुआ? नाम को जल्दी से अपने नाम पे लेकर आओ। लेकिन तुमने बात सही करी है, ग्रेजुएशन इज नेसेसरी, पता है आप लोगों को? ये बात आप लोगों के इल्म में है? अभी रिसेंटली कुछ वीजा की रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आए हैं। देखो, आज तक क्या होता था भाई, आपने यहाँ से सीए किया, एसीसीए किया, सीए एसीसीए कर लिया, आपके पास एक सर्टिफिकेट है, आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखते हो, आपकी इज्जत है, वैल्यू है, आपकी डिमांड है, आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आप ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। आप यहाँ से फर्म की आर्टिकल्स खत्म कर कर यूएई चले जाते थे, कोई दुबई चला गया, कोई मिडिल ईस्ट में कोई मस्कत चला गया, कोई ओमान चला गया, कोई कुवैत चला गया, कोई बहरीन चला गया, कोई रियाद चला गया, सऊदीया चले गए। वहां पर आपने जॉब अपनी शुरू कर दी, यहाँ पर 1-1.5 लाख के पैकेज पर थे, वहां पर आप 10-15 हजार दिरहम पर चले गए। यानी कि वहां पर आपकी तनख्वाह जो है वो 12-13 लाख हो गई। आपने वहां पर 3-4-5 साल वहां का एक्सपीरियंस गेन किया, जो प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि मैंने तो ये सारी चीजें देखी है ना पिछले 15 साल में। मेरे दोस्तों ने भी यही किया कि भाई 2016 में क्वालिफाई हुए, आर्टिकल्स खत्म हुई, उनके कॉन्टेक्ट्स बने हुए होते हैं लिंक्डइन के थ्रू, वो गए मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में उन्होंने 3-4 साल लगाए, यहाँ पे 1.5 लाख की तनख्वाह थी, वहां पे 12 लाख की तनख्वाह हो गई, 15 लाख की तनख्वाह हो गई, 20 लाख की तनख्वाह हो गई। 3-4 साल वहां लगाए, वहां की एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट हुई, और फिर यूके, कनाडा, अमेरिका, वहां के लिंक्स क्रिएट हो गए, वहां पर नेशनलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए वहां चले गए, 5 साल के लिए वहां पर काम करना शुरू कर दिया। अब जनाब रिसेंट एक डेवलपमेंट आई है, और रिसेंट डेवलपमेंट ये आई है कि यूएई, मिडिल ईस्ट, ये जितना भी एरिया है, ये जो रीजन है, इसने ये कहा है कि अगर आप सीए हो, एसीसी हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपके पास नॉलेज है, लेकिन हमारे कानून, हमारे लॉ, हमारा लॉ चेंज हो गया है। हमारा लॉ ये कहता है कि किसी को हम नौकरी तब ही देंगे जब उसने बैचलर किया हुआ हो। ठीक है? अब देखो, ये मैं बात आप लोगों को क्यों बताऊं? मैं तो बैचलर नहीं पढ़ाता, मैं तो बीकॉम नहीं पढ़ाता, मैं आपकी जिंदगी से खेलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोग 4 साल 5 साल बाद भी मुझे उतना ही याद रखो जितना आज याद रखते हो। ऐसा ही नहीं 5 साल बाद आप बोलो यार सर ने मरवा दिया। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, क्या हम सीए छोड़ दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप लोगों ने एडीसी का नाम सुना होगा, या केयू से आप प्राइवेटली जो है वो अपना बैचलर्स कंप्लीट करो। लाजमी करो, लाजमी करो, लाजमी करो, लाजमी करो। अपना जो 4 साल का बैचलर्स है, आप सीए या एसीसी के साथ पैरेलल चला सकते हो। आप लोग कैफ के बाद, जिस तरह से एक बच्चे ने अभी, हारिस ने लिखा है कि कैफ के बाद हमें कुछ एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से एग्जेम्पशंस भी मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। एग्जेम्पशंस क्लेम कर लो, एग्जेम्पशंस क्लेम कर कर आप जो है वो अपना रूट बना लो। लेकिन इसकी रिसर्च आज ही करनी पड़ेगी ना, कैफ कर कर बैठोगे, चलो अब मैं देखता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जेम्पशन दे रही है, पता चला कि यूनिवर्सिटी बोल रही है एग्जेम्पशन ही नहीं देंगे। आज रिसर्च करो इस पर। एडीसी हो गया, बीकॉम हो गया, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का बीबीए हो गया कि जो बस आपके साल काउंट कर ले। ठीक है ना? बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कराची यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब ये आपको जो है ना रिसर्च करनी पड़ेगी, ये मैं आपका हाथ पकड़ कर रिसर्च नहीं करवा सकता, लेकिन आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको आपको सीए के साथ, एसीसी के साथ बैचलर्स करना होगा। सर तो हम सिर्फ बैचलर्स कर लें, सिर्फ बैचलर्स की कोई इज्जत नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, सिर्फ बैचलर आजकल प्यून, चपरासी, फोटोकॉपी वाला, ये लोग बन रहे हैं। ठीक है ना? सिर्फ बैचलर को 25-30 हजार की, या कॉल सेंटर में रात को 12 से सुबह 9 वाली नौकरी मिलती है, जिसमें वो 40-50 हजार कमाता है। मुश्किल 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 से उसकी प्रमोशन होती 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 वो 90 हजार पर जाता है। तो क्या सर हमें दोनों करने होंगे? जी हाँ, दोनों करने होंगे। ये जो शख्स आपके सामने बैठा है, इसने भी बीकॉम किया है। हमारे टाइम पे बीकॉम 2 साल का होता था, मैंने भी किया है। जब आप सीए की पढ़ाई करते हो, जब आप सीए की पढ़ाई करते हो, तो आपका दिमाग इतना तेज हो जाता है कि आपने जाकर सिर्फ और सिर्फ पेपर देने होते हैं। मैं आपको बीकॉम की क्लासेस लेने को नहीं कह रहा, ना ही आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपने सीए की क्लासेस सही से ले ली। लेकिन 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 अगर आपने मिडिल ईस्ट जाना है, दुबई जाना है, ओमान जाना है, मस्कत जाना है, यूएई में कहीं पर भी जाना है, इस रीजन में जाना है काम करने के लिए, तो अब उनके लॉ चेंज हो गए हैं, और ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप यहीं पर सीए कर कर खुश रहो। यहाँ पर भी लोग होते हैं जो सीए कर कर खुश रहते हैं। सर काशिफ और सर हसन मारफानी की मैं बार बार मिसाल आप लोगों को देता हूँ, आपके सामने है, तो यहाँ पर रहो। लेकिन जो हालात है, टू बी ऑनेस्ट, बिजली नहीं होती है, बिजली होती है तो बिल इतना आता है, फिर जो है वो गैस नहीं होती है, तो जो मसले चल रहे हैं उस हिसाब से बाहर निकल जाना ज्यादा सूटेबल है, वायबल है, और ज्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है जी?
तो ये था आज का कुछ भाषण, 5 बातें मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पांचों बातें नोट करी होंगी और ये आपके लिए बहुत जरूरी हैं। हर बात को समझना, इतना जो है ना अपने सब्जेक्ट से हटकर शायद ही कोई टीचर तुम्हें जो है वो गाइड करेगा, बताएगा बातें। लेकिन मैं अपना ये फर्ज समझता हूँ, तो मैं ये भाषण जो है ना हर क्लास में 15-20 मिनट, आधा घंटा जरूर करता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सवाल मैं पढ़ लेता हूँ, जो जवाब तो भी नहीं दूंगा, मैं पढ़ाई की तरफ भी जाना है। सर सीए के साथ हम बीएसआईटी कर सकते हैं? सर सीए के साथ अगर हम बीएसआईटी कर लें, सर बैचलर्स की डिग्री 4 साल की है, सर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर करें कैफ के बाद या सातू, सर सीए के साथ अगर हम बीएसआईटी कर लें। अच्छा भाई, बड़ी जोर से इसको बीएसआईटी आया है। भाई देखो, मैं आज का दिन आप लोगों के जवाब नहीं दूंगा, अलबत्ता मैंने आपको पांच पांच मसले या पांच चीजें या पांच पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, ठीक है? आपके सवाल पढ़ भी लिए, जवाब नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं आप खुद इस पर रिसर्च करें। आपकी जिंदगी है ना, दिन लगाएं, आप कुछ टाइम लगाएं और इस पर जो है वो रिसर्च करें। हाशिम, नहीं 2 साल का नहीं, 4 साल वाला करना है यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिनों में एक दो यूएई के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके ओनर से मेरी बात हो रही है कि वो बच्चों के लिए कोई ऑनलाइन सेशन कर दें जिसमें वो बच्चों को एटलीस्ट गाइड कर दें। या मेरे जो पुराने दोस्त वगैरह वो वहाँ पर हैं, सेटल्ड हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको लाइन अप कर कर ना उनके साथ एक सेशन आप लोगों का वन जूम के थ्रू करवा दूं। लेकिन जो मेरी नॉलेज है ना, वो 2 साल वाला बैचलर्स जो है ना वो नहीं मान रहे। वो लोग वो कह रहे हैं कि 4 साल वाला बैचलर्स होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोग मेरे लूप में हैं जिनके साथ इंशाल्लाह मैं आने वाले 10-15 दिन में एक आधा सेशन करवाऊंगा। बहरहाल जो मसले हैं, जो बातें हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो। सिर्फ इतना बता दो, ये सारे जो भाषण दिया इसका कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो अगली क्लास में ये भाषण नहीं करेंगे। ठीक है भाई? तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें आप लोगों ने डिस्कस करनी है, क्योंकि देखो आपका फ्यूचर है। हमने अपना फ्यूचर बना लिया, हम क्वालिफाई हो गए, हम अच्छी जगह लग गए, हम अल्हम्दुलिल्लाह 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 उस जमाने से जिसमें हम बस में जाते थे गाड़ी पर आ गए, ठीक है ना? तो अब आप लोगों ने जो है वो फ्लैट से बंगले में और बस और बाइक से गाड़ी में आना है। तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है, और मेरी सजेशन टू बी ऑनेस्ट ये है कि यार इस मुल्क को छोड़कर जितना जल्दी हो सके ना चले जाओ। ठीक है, बाहर खुश रहोगे, कमाओगे ज्यादा, यहाँ पे पैसे भेजोगे, कन्वर्ट होकर इतने बढ़ जाएंगे। तो ये मेरी सजेशन है। बाकी किसी की अगर कोई मजबूरी हो तो एक अलग बात है। मिसाल के तौर पर माँ बाप का अकेला बेटा है, अब उसने माँ बाप को संभालना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आखिरत के लिए भी। तो उसको तो सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर 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 कोई मजबूरी नहीं है तो आपको बाहर चले जाना चाहिए। एनीवेज, कमिंग बैक, हाँ, आप क्यों नहीं गए बाहर? मैंने कहा ना मैं आज सवालात के जवाबात नहीं दूंगा, आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं और सोचें कि क्या क्या हो सकता है सारी चीजों के बारे में। एनीवेज चलें भाई, पढ़ने की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो अब हमें पढ़ाई की तरफ आना है। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो है वो आ, जो क्यूएटी के लेक्चर्स भेजे थे वो कवर करें। अच्छा, देखिए आप लोगों को जो है वो मैं क्या पढ़ाऊंगा भाई, एक तो आप लोगों को क्यूएटी पढ़ाना है, चाहे आता हो नहीं आता हो आपने कंप्लीट करना है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी पीआरसी 2 है। पीआरसी 2 के कौन से टॉपिक्स हैं भाई? चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 आप लोगों को कवर करवाना है, ठीक है ना? ये दो चीजें हैं जो मेरी जिम्मेदारी हैं, जो मुझे कवर करवानी है। क्यूएटी के कोई 15 से 20 लेक्चर्स हैं, और आज मैंने ग्रुप पर 2 लेक्चर्स भेजे भी थे कि यार ये 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लो। उसकी मैंने एक्सेल की फाइल्स भी भेजी थी। उसमें हो सकता है कि 100% बातें आपको समझ ना आ रही हों, लेकिन 90% बातें इंशाल्लाह आपको समझ में आ रही होंगी, और वो 90% बातें आप लोगों ने इंशाल्लाह कंप्लीट करी होंगी। ठीक है जी, ऐसा ही है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वो उन लेक्चर्स को पहले कंप्लीट कर लें, देख लें, कंप्लीट करें, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोग कहाँ पर हो, किस जगह हो। अच्छा, साथ में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि कुछ हैंडआउट्स ऐसे हैं जो मैंने भेजे हुए हैं एडमिन को, आप लोगों ने उनसे लेने हैं। और जब आप वो ले लेंगे तो हम जो है वो मजीद आगे भी चीज़ें लेकर चल सकेंगे। अब मुझे ज़रा आप लोगों के मैथ्स के स्किल्स जो है ना वो थोड़े से चेक करने हैं। थोड़ा सा जो है वो मुझे आप लोगों से एक दो सवाल आप लोगों को दूंगा।
ठीक है जी। मैं आप लोगों की स्क्रीन पर एक दो सवाल पेस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सवाल आप लोग कर कर ना मुझे ज़रा बताएं कि आप लोगों से हो रहे हैं या नहीं, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग जो है वो किस हिसाब में बैठते हो। क्या आप लोगों को चीज़ें आती हैं, नहीं आती हैं? आई डोंट नो कि ये क्यूएटी के पहले दो लेक्चर्स में ये सवाल थे या नहीं थे, ये मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रख रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। जिसने क्यूएटी के दोनों लेक्चर्स कवर करे हैं वो भी मुझे ज़रा कंफर्म करिएगा कि ये सवाल आपने देखे हैं या नहीं। चलें जी। अब मैंने आपके सामने एक सवाल रखा है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ मैं देखूं आप लोगों को कितना क्यूएटी आता है। तो ज़रा इस सवाल को ज़रा सॉल्व करें, मैं ज़रा देखूं कि आप लोग क्या कर पाते हैं, क्या करते हैं। हो ना हो कोई मसला नहीं है, सिर्फ मुझे पढ़कर थोड़ा सा जब आप लोग खुद से ट्राई करेंगे मुझे कुछ आइडिया होगा कि आप लोगों को क्या चीज़ें आती हैं। करें करें, अपना टाइम लगाएं, कोई मसला नहीं है। सोचें सोचें सोचें, अच्छे से सोचें, टाइम लगाएं, कोई जल्दी नहीं है। आराम से इसको करें, फिर मुझे बताएं। ये आंसर सही नहीं है, जो आप लोग आंसर दे रहे हो ना वो सही नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा सोचें। आप लोग लें, 5 मिनट लें, मुझे कोई मसला नहीं है।
57.3 भी सही आंसर नहीं है और 54.75 भी सही आंसर नहीं है। अच्छा चले, मैं एक काम करता हूँ। अगर लेट से मैं आपको ये कह दूं कि इसका जो सही आंसर है वो 60 है। देखिए, इससे हमसे क्या पूछा था कि 31 जुलाई वाले दिन क्या वैल्यू होगी ना। मैं अगर आपको ये बोलूं कि 31 जुलाई 2009 वाले दिन लेट से 60 सही आंसर है। 31 जुलाई 2009 वाले दिन मैं अगर आपको कह देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि सही आंसर 60 है, अगर मैं ऐसा कह दूं आपको, तो आप बताओ कि क्या हो क्या रहा है। लिखा हुआ है ऑन 1 अगस्त 2009 अ सप्लायर इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाई 25%। एक सप्लायर ने 1 अगस्त 2009 वाले दिन जो अपनी प्राइसेस है ना, वो 25% इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी। अब अगर 60 रुपीज प्राइस थी, एज्यूम कर लो 60 रुपीज की प्राइस थी। अगर 60 रुपीज की जो प्राइस है वो 25% से बढ़ जाएगी, 25% से इंक्रीज हो जाएगी, 25% का इजाफा होगा उसमें, तो 60 वाली वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, कितने पे पहुंच जाएगी बताओ। अगर हम 60 को 25% से इंक्रीज करते हैं तो कितना बनता है। अगर हम 60 को 25% से इंक्रीज करते हैं तो कितना बनता है। अगर हम 60 को 25% से इंक्रीज करते हैं, किसी भी चीज को अगर मुझे 25% से इंक्रीज करना हो, मिसाल के तौर पर ये 60 है और 60 को मुझे 25% से इंक्रीज करना है, तो 60 प्लस 60 इंटू 25% होगा। ऐसे ही करते हैं, कितना बनेगा 75। किस दिन, 1 अगस्त 2009 वाले दिन, 2009 वाले दिन। ठीक है। अच्छा सर, 60 कहाँ से आया। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर 60 कहाँ से आया। बेटा मैंने एज्यूम किया है, अभी मैंने सवाल सॉल्व नहीं किया। अभी मैंने सवाल सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एज्यूम करा है कि अगर इसका सही आंसर मुझे पता है ना, मैं कह रहा हूं लेट से 31 जुलाई वाली वैल्यू 60 है, तो 1 अगस्त वाले दिन वो वैल्यू अगर 25% से इंक्रीज हो रही है तो 25% से इंक्रीज होकर वो 75 हो जाएगी। फिर क्या लिखा हुआ था, ऑन August 15 2009 ही डिक्रीज द प्राइस बाई 16%। फिर क्या हुआ कि वही कीमतें डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज होकर कितनी कितनी डिक्रीज हुई हैं, 16%। 16% से डिक्रीज हुई हैं। किस दिन, 15 अगस्त वाले दिन। 15 अगस्त 2009 वाले दिन ये वैल्यूज 16% से कम हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर वैल्यू 16% से कम होगी, 16% से डिक्रीज होगी, अगर वैल्यू 16% से कम होगी, 16% से डिक्रीज होगी, तो कितनी हो जाएगी 75 माइनस 75 का 16%। चेक करो 75 माइनस 75 का 16% कितना बनता है, 63 बनता है। इसका मतलब इसका सही आंसर अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा नहीं है, हमने इसका सही आंसर कैलकुलेट करना सीखा नहीं है, लेकिन हमें यह पक्का पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर है क्या, 60। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑल्दो मुझे इसका सही आंसर अभी कैलकुलेट करना आया नहीं है,
60 कैसे आया ये बात हमने सीखी नहीं है। बहरहाल ये बात कंफर्म है कि इसका जो सही आंसर होगा वो 60 होगा। ठीक कह रहा हूं? इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो 60 होगा। दोबारा से सारे बच्चे दोबारा से सारे बच्चे इस चीज को समझें कि अगर मैं ये कहता हूं कि 31 जुलाई 2009 वाले दिन जो सेलिंग प्राइस है वो 60 है। 31 जुलाई 2009 वाले दिन जो सेलिंग प्राइस है वो 60 है। और सवाल की कंडीशन के हिसाब से पहली अगस्त वाले दिन वो वैल्यू अगर 25% से इंक्रीज होती है तो 60 प्लस 60 का 25%, 60 प्लस 60 का 25% इज 75। और अगर वही वैल्यू 15 अगस्त वाले दिन 16% से कम होती है तो 75 माइनस 75 का 16% विच इज 63। काइंडली प्यारे बच्चों इसको जरा अच्छे से समझे देखें। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? चले अब मैं चाहता हूं कि 54.8, 54.8 बेटा कहाँ से आया? ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस पर 54.8 कहाँ से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है। हाँ 60 कहाँ से आया? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। मैंने यही कहा कि इसका सही आंसर है 60, लेकिन वो कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आया ये हमने अभी नहीं सीखा। ठीक है। अच्छा चलो एक काम करो, एज्यूम करो 31 जुलाई 2009 वाले दिन की वैल्यू 200 थी। चलो मुझे बताओ फिर 1 अगस्त वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? और फिर 15 अगस्त वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ। अगर हम एज्यूम करते हैं कि 31 जुलाई वाली वैल्यू 200 थी, तो फिर 1 अगस्त वाली वैल्यू कितनी होगी? 200 प्लस 200 का 25%। लिख रहे हो ना सब? अपने पास लिखते भी जाओ सारी चीजें। हाँ अपने पास सारी चीजें नोट भी करो, लिखो भी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि 31 जुलाई 2009 वाली वैल्यू 200 रुपये है, तो 1 अगस्त वाली जो वैल्यू होगी, 1 अगस्त 2009 वाली वैल्यू जो होगी वो 250 हो जाएगी। ठीक है जी। फिर ये वैल्यू जब 16% से कम होगी तो 250 माइनस 250 का 16%, 250 माइनस 250 का 16%, 250 माइनस 250 का 16%, यानी कि 210 रह जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा इसी तरह से एक और बार 100 पर यही काम कर लो। अगर 31 जुलाई वाली वैल्यू 100 रुपए थी, अगर 31 जुलाई वाली वैल्यू 100 रुपए थी, अगर 31 जुलाई वाली वैल्यू 100 रुपए थी, तो 100 रुपए जब 25% से इंक्रीज होंगे तो कितने हो जाएंगे? 100 जमा 100 का 25%, 100 जमा 100 का 25%, 125। और जब ये 125 वाली वैल्यू 16% से कम होगी तो 125 माइनस 125 का 16%, यानी कि 105। क्लियर है? देखो मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। मैं लाइव क्लासेस में तो बहुत आराम से 1 घंटे में एक सवाल करवाऊंगा, लेकिन 10 बार 15 बार उसको अलग अलग तरह से करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ याद हो जाए। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ। देखो मैथ्स में जो है ना बहुत सारी जगह पर हमने चीज़ें एज्यूम करनी होती हैं। अगर मैं तुम लोगों को अब थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल एरिया को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। अगर मैं तुम लोगों को ये बोल दूं कि 31 जुलाई वाली वैल्यू एक्स थी, एक्स, कोई नंबर नहीं लिखूं, एक्स लिख दो। ठीक है जी, कोई नंबर नहीं लिखूं, एक्स लिख दूं, एक्स। मैं अगर ये बोल दूं कि आपकी जो 31 जुलाई वाली जो वैल्यू थी ना वो थी एक्स, 31 जुलाई 2009 वाली वैल्यू एक्स थी, तो 1 अगस्त 2009 वाली वैल्यू कितनी होगी? 1 अगस्त 2009 वाली वैल्यू कितनी होगी? 25, 25% एक्स। दिमाग 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 दिमाग, टाइम लो, टाइम लो, में कोई जल्दी नहीं है। हम आराम से
क्लास 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, रात के 1 बजे तक भी ले जाएंगे, लेकिन टाइम लेकर सोच सोच के बताओ। देखो, देखो तुमने 250 को कैसे इंक्रीज किया, 200 को कैसे इंक्रीज किया था? 200 प्लस 200 का 25%। तुमने 100 को कैसे इंक्रीज किया था? 100 प्लस 100 का 25%। तुमने 60 को कैसे इंक्रीज किया था? 60 प्लस 60 का 25%। तो एक्स को कैसे इंक्रीज करोगे? एक्स प्लस एक्स का 25%, ये होगा ना? देखो, 100 को इंक्रीज किया, 100 जमा 100 का 25%। 200 को इंक्रीज किया तो 200 जमा 200 का 25%। 60 को इंक्रीज किया तो 60 जमा 60 का 25%। तो भाई एक्स को इंक्रीज करना है तो ये 25%, और ये एक्स, और ये 1 पॉइंट। तो इस तरह लिखोगे ना, पहले तो एक्स प्लस एक्स का 25%। अच्छा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक्स, एक्स को एक्स ही लिखते हैं, और जो वो 25% है ना, 25%, मैथमेटिकली 25% का मतलब 0.25 होता है। ठीक है ना? तो x प्लस 0.25x, यानी कि ये बन जाएगा 1.25x। ये बात समझ में आई? x प्लस 0.25x। सर 0.25 कहाँ से आया? 25% जो होता है उसको हम 0.25 भी कहते हैं। 25% जो होता है उसको हम 0.25 भी कहते हैं। 10% को हम 0.1 भी कहते हैं। 35% को हम 0.35 भी कहते हैं। 45% को हम 0.45 भी कहते हैं। या परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है 1/100। तो 25% का मतलब 25/100 होता है। तो 25/100 होता है तो उसको हम 0.25 भी कहते हैं। और फिर x और 0.25x ऐड होगा तो 1.25x बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब बताओ, अब इसको 16% कम करो। अब इसको 16% कम करो। अब इसको 16% कम करो। कैसे करोगे 16% कम? 16% किसी भी चीज को कम करने के लिए क्या किया था? उस चीज में से उसी का 16% माइनस किया था। किसी भी चीज को 16% कम करने के लिए क्या किया था? उस चीज में से उसी चीज का 16% माइनस किया था। वही लॉजिक लगाओ जो तुमने 60 पे लगाई, जो तुमने 100 पे लगाई, जो तुमने 200 वाले केस पे लगाई, वही लॉजिक लगाकर चलो। वही लॉजिक लगाकर चलो। क्या करोगे? है, एक्स कहाँ से आ गया बेटा? देखो, हमने हमने 250 को जब 16% से कम करना था तो क्या किया था? 250 माइनस 250 का 16%। जब हमें 100 को कम करना था, जब हमें 100 को कम करना, इसको 125 को कम करना था, तो हमने क्या किया था? 125 माइनस 125 का 125 का 16%। तो भाई यहाँ पर 1.25x को कम करना है ना? यहाँ पर आपको 1.25x को कम करना है। क्या करेंगे? 1.25x माइनस 1.25x का 16%। ठीक है? तो ये बन जाएगा 1.25x माइनस 1.25 इंटू 0.16 करना, 1.25 इंटू 0.16 करना, 1.25 इंटू 0.16 करना, 1.25 इंटू 0.16 करना, 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.16 करना, 0.2x, यानी कि ये बन जाएगा 1.05x। ठीक है जी? समझो इस चीज को भी, इस चीज को भी समझो अपने पास। सोचो, सुनो, समझो। एक ही सवाल अच्छे से देखो, ज्यादा बेटर है रादर देन के 10-15 सवाल देख रहे हो। समझ आई ये बात? कुछ बात समझ में आ गई? अब हम आते हैं कि हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जो सवाल ऊपर दिया हुआ था वो दिया हुआ था, ऑन 1 अगस्त 2009 a supplier increased the prices of a product by 25%. On 15th of August he decreased the price by 16%. If the price of the product on 15th of August 2009 is 63, what was the price on 31st of July? ये उसका सवाल था। ठीक है जी? तो अब हमें ये देखना है कि हम इस पर्टिकुलर सवाल को किस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। क्या करेंगे?
हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हमें ये देखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे कि जनाब, हम जो है ना मेथड नंबर 1 पर आते हैं। अच्छा, माइनस के बाद भी 1.25x था, फिर x को इग्नोर करके 0.16 कैसे कर लिया। देखो बेटा, जब तीन चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, 1.25x और 0.16, ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। 1.25 और x के बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इफेक्टिवली ये इस तरह से था कुछ। 1.25x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 0.16, जिस तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो, तो हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम 3 और 4 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर 1.25 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं था, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके बीच में साइन था। मतलब हम लिखते नहीं है, लेकिन इफेक्टिवली उसके बीच में साइन एग्जिस्ट करता है। चलें जी। तो भारत, अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम x की टर्म्स में सॉल्व करेंगे पहले, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर वन ये होगा कि हम ये x की जबान में पूरी कहानी चलाएंगे, x की जबान में पूरी कहानी चलाएंगे। और फिर ये जो फाइनल वैल्यू आई ना 1.05x, हम कहेंगे 1.05x इज इक्वल्स टू 63, x इज इक्वल्स टू 63 डिवाइडेड बाई 1.05, x इज इक्वल्स टू 60। मेथड नंबर 1 क्या होगा, x की जबान में हम पूरी कहानी चलाएंगे, जब x की जबान में पूरी कहानी चलाकर एंड पे पहुंच जाएंगे, तो जो 1.05x होगा उसको हम इक्वेट कर देंगे 63 से। और जब हम 1.05x को 63 से इक्वेट करेंगे, तो फिर 1.05 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर वो बन जाएगा 60। ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आती है? ये आपका मेथड नंबर 1 है। अच्छे से दोबारा से सवाल को पढ़ें, जवाब को पढ़ें, अच्छे से दोबारा से सवाल को पढ़ें, जवाब को पढ़ें, पहले मेथड को समझें, पहले मेथड को पढ़ें, अच्छे से दोबारा से, अच्छे से दोबारा से हर चीज देखें, खुद करें, सवाल लिखें, जवाब लिखें, टाइम लगाएं, 60 वाली एग्जांपल करें, 200 वाली करें, 100 वाली करें, एक्स वाली करें, फिर इसको सोल्यूशन से सॉल्व करें जिस तरह से मैंने किया। सारी चीजें करें, आप आराम से करें, आराम से। ठीक है, कर लिया आराम से। बताएं भाई, किसी को थोड़ा सा भी टाइम चाहिए तो मुझे बता दो, मैं 5 मिनट दे दूंगा। मैं 5 मिनट दे दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि तमीज से जो चीज करी जाए वो बड़ी तमीज से करी जाए, ताकि आप लोगों को जिंदगी भर प्रॉब्लम ना हो। हाँ, मैं मानता हूं कि बेसिक मैथ्स वाला चैप्टर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे जो उसी वक्त सोचने होंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं 5 मिनट देता हूँ, बाकी लोग ब्रेक भी ले सकते हैं। और बाकी जो अभी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है आखिर उनके साथ हुआ क्या है, उनको हम टाइम देते हैं। ठीक है, तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, मैं 5 मिनट में आता हूँ।
हाँ जी। कुछ हजम हुआ या अभी भी हजम नहीं हुआ? जितने लोगों ने टाइम मांगा था, ये सवाल समझ में आया? ठीक है। ये मेथड नंबर 1 था। आराम से अच्छे से देखें। हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें जो चीजें सीखनी है वो सही से सीखनी है। ठीक से इसको काइंडली देखें। ठीक है जी, चलें। तो अब हम चलते हैं इसके मेथड नंबर 2 पर। ठीक है ना? अच्छा, मेथड नंबर 2 में सर क्या करना होगा हमें? मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना होगा भाई? मेथड नंबर 2 में आपको ये करना होगा कि आप जो है ना वैल्यू को 100 एज्यूम कर लेना। यानी कि ये वाली चेन बना लेना। आप इनिशियल वैल्यू को 100 एज्यूम कर लेना। फिर अगली वैल्यू 125 हो जाएगी और अगली वैल्यू 105 हो जाएगी। क्लियर? अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना 100। 100 को 25% से इंक्रीज करना। और फिर 100 को 125 को जो है वो 16% से डिक्रीज कर देना। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या करेंगे सर हम? फिर हम ये करेंगे कि हमें जो 63 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, वॉइस नहीं आ रही? आ रही है ना? जो हमें 63 दिया हुआ है वो हमें 15 अगस्त वाली वैल्यू दी हुई है, यानी कि इसके बराबर वाली वैल्यू दी हुई है। इसके सामने वाली वैल्यू दी हुई है। एग्री? हमें जो 63 दिया हुआ है ना, वो 105 के बराबर वाली, 105 वाले दिन वाली वैल्यू दी हुई है ना? 100 को 25% से इंक्रीज, 16% से डिक्रीज किया, 105 पर आ गए। 105 जो हमें दिया हुआ है वो 63 के बराबर है। 105 जो हमें दिया हुआ है वो 63 के बराबर है। एग्रीड? फिर आप क्या करना? फिर आप क्या करना? 63 जो है ना वो 105 हिस्से हैं। 63 जो है ना वो 105 हिस्से हैं। 63 जो है ना वो 15 अगस्त वाली वैल्यू है। 63 जो है वो 105 हिस्से हैं। हमें कब की वैल्यू ढूंढनी थी? हमें कब की वैल्यू ढूंढनी थी? सर हमें जो है वो 31 जुलाई वाली वैल्यू ढूंढनी थी। 31 जुलाई वाली वैल्यू यानी कि हमें 100 हिस्से ढूंढने थे, तो आप 63 को 105 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। 63 105 हिस्से हैं। आपको 100 हिस्से चाहिए, तो आप 63 को 105 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, चेक करें इसको सही से। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? सर कोई भी वैल्यू एज्यूम करके मैं ये मेथड अपना, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। कोई भी वैल्यू एज्यूम कर कर ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैं मेथड नंबर 2 दोबारा से रिपीट करता हूँ। 63 जो आपको दिया हुआ था वो 105 हिस्सों के बराबर है। इसलिए 105 हिस्सों के बराबर है क्योंकि 63 की जो वैल्यू है वो 15 अगस्त वाली वैल्यू है और 105 भी 15 अगस्त वाली वैल्यू है। अब आपको 15 जुलाई वाली वैल्यू ढूंढनी, सॉरी 31 जुलाई वाली वैल्यू ढूंढनी है। तो आपने 63 को 105 से डिवाइड किया, 63 के 105 हिस्से किए और 100 हिस्से आपको मालूम करने हैं, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नोमान कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर्स के जरिए आपने इसको सॉल्व करना होगा, एक्सेल नहीं होगा। कैलकुलेटर के जरिए आप करोगे इसको। ठीक है जी। हाँ भाई। कोई मसला इस सवाल में?
कोई मसला नहीं है पक्का? किसी को भी कोई मसला नहीं है? किसी को भी कोई मसला नहीं है? पक्की बात है ना, किसी को भी कोई मसला नहीं है, ये पक्की बात है? अगर किसी एक बच्चे को भी कुछ भी मसला है, सर एक्स के वैल्यू निकालनी होगी हर क्वेश्चन में, देखो, डिपेंड करता है सवाल क्या है। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर हमें ये मालूम करना था ना कि जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है। क्लियर है भाई? चलो, ये आप लोगों का एक सवाल हुआ। अच्छा सर, ये सवाल कौन से चैप्टर से है? देखो, ये है तो चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन मैंने इसलिए करवाया ताकि मैं ये देख सकूं कि आप लोगों की करंट स्टैंडिंग क्या है। आज की क्लास का पर्पस किसी चैप्टर को स्टार्ट नहीं करवाना, बल्कि आज की क्लास का पर्पस ये है कि मैं ये देखूं कि अभी आप लोग कहाँ खड़े हो, अभी आप लोगों को क्या आता है, अभी आप लोग अभी एज ऑफ टुडे किस स्टेज पर हो। कितने लोग ऐसे हो कि जिनका आंसर 60 आ गया था? जिनका आ गया था वो आ गया था, लिख दें। जिनका नहीं आया था वो नहीं आया था सर, ये लिख दें। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि कितने लोगों का 60 सही आंसर मेरे कैलकुलेट करने से पहले, मेरे कैलकुलेट करने के बाद नहीं, खुद से आ गया था। खुद कैलकुलेट करने से आ गया था, खुद से जब कैलकुलेशंस करी थी तो आ गया था। ठीक है? आज सिर्फ और सिर्फ मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग कहाँ हो, कहाँ खड़े हो, कितना आप लोग जो है वो कर चुके हो, क्या आता है आप लोगों को, ये देखना चाह रहा हूँ। ठीक है? चलो जी। तो खैर, अगर नहीं आया था तो कोई मसला नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है? मेरा तो अभी भी नहीं आ रहा, ये कौन है भाई? बेटा, एक्सप्लेन तो कर दिया सारी चीजें। आपने शुरू से क्लास ज्वाइन करी हुई है ना, जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहां से सारी चीजें देखी हैं। इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक नया सवाल लेकर आप लोगों को टेस्ट करता हूँ कि क्या होता है। इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। ठीक है? अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले यार मुझे जो है ना वो कुछ क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, कुछ ऐसे बच्चे जो खुद वॉलेंटरली क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं। नंबर 1, वो फुल टाइम स्टूडेंट हो, यानी कि उनकी कोई जॉब नहीं हो। नंबर 2, नंबर 2, वो पढ़ाई के मामले में थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो। मिसाल के तौर पर ऐसे बच्चे अप्लाई ना करें कि जो कम पढ़ते हैं, कम से कम वो बच्चे जो कमिट करते हैं कि वो सीए में आ गए तो वो तकरीबन 10 घंटे पढ़ाई करेंगे। नंबर 3, जिनके पास लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक्सेस मेजोरिटी ऑफ द टाइम हो। मतलब मैं ये नहीं कहता कि बिजली जाए तो फिर भी जनरेटर हो, लेकिन ये कहता हूँ कि यार एक रीजनेबल तौर पर जो है ना वो ये चीज़ें चलाते हो। नंबर 4, वो दूसरे बच्चों से जो है ना इंटरेक्ट कर सके। एक्चुअली होगा ये कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मेरे पास एक वक्त पर जो है ना 500 से 1000 के दरमियान स्टूडेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के, मुख्तलिफ कह लो के पेपर्स के। तो एक या दो ऐसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स जो बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे, और हाँ, बच्चा ऐसा हो कि जिसने सीए करना है। ऐसा नहीं मैं किसी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाऊं, 4 दिन बाद वो बोले कि सर मेरा तो इकरा यूनिवर्सिटी में हो गया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है? ऐसा बच्चा चाहिए जो थोड़ा सीए के बारे में सीरियस हो, छोड़ेगा नहीं, सैलानी से पढ़ेगा, फुल टाइम स्टूडेंट होगा, 8-10 घंटे पढ़ता है, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, दूसरे बच्चों से बातचीत करने में जो है वो मसला नहीं होगा उसको। कुछ लड़कियों का मसला होता है तो वो मसला नहीं होगा, सीए करेगा, कमिटेड होगा,
और रेगुलरली जो है वो सारी चीजें ये कर रहा होगा, क्लासेस में ऑनलाइन आया करेगा, लाइव क्लास होंगी तो लाइव क्लासेस लेगा, जब कोई रिकॉर्डेड क्लास दूंगा मैं तो वो रिकॉर्डेड क्लास को काम टाइम पर करेगा, होमवर्क कर रहा होगा। अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो, अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो मुझे जरूर बताओ, मुझे 3 क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है। ठीक है, और बताओगे कैसे? आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना? फिर आप मुझे व्हाट्सएप करना अपने कंप्लीट पिछले कोई आपकी हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी व्हाट्सएप कर देना कि सर मैंने इंटर में इतने मार्क्स लिए थे और मैं सीए के लिए सीरियस हूँ, XYZ थोड़ी चीज़ें बताना। जो मुझे सूटेबल 2-3 लोग लगेंगे जो मुझे पहले मैसेज कर देंगे, मैं उनको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हमने अपना PRC 2 जो है उसको शुरू कर दिया है। तो इसका कुछ रूटीन इस तरह से कि आपको डेली 1.5 आवर्स का होमवर्क मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये टारगेट कर रहा हूँ कि सबको मैं सितंबर तक अपना मैथ्स का एरिया तो करवा दूं, ताकि अगर किसी बच्चे को PRC 2 देना है ना तो वो सितंबर में या नवंबर में दे दे। इस क्लास में अभी भी ऐसे बच्चे होंगे जो सितंबर में भी पेपर देना चाहते हैं, तो मैं एटलीस्ट उनको कुछ रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा जिसके जरिए वो कवर कर लेंगे। ठीक है ना? और नवंबर तक तो मैं आप लोगों को सबको ही तैयारी करवा दूंगा, नवंबर तक आप लोगों की 100% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 1.5 आवर्स का डेली आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। आज आपके पास 24 तारीख है, 24 जुलाई 2024। हमारी क्लास हर वेडनेसडे को हुआ करेगी। आज भी वेडनेसडे है, अगली क्लास जो होगी वो 31 तारीख को होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 24 के बाद आएगी 25 जुलाई। ठीक है जी। होमवर्क सर 1.5 घंटा तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जो है वो 5 सब्जेक्ट्स हैं, करनी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, उसके लिए होमवर्क के लिए मैं ये नहीं सुन सकता कि सर हमें जो है वो नानी के घर जाना है, दादा के घर जाना है, हमारी दावत है, हमारे घर में शादी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरा इलाज मुकम्मल हो रहा है, या मेरी क्लास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के जो होमवर्क आवर्स होंगे ना, आप लोगों को डेली 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 1.5 आवर्स का होमवर्क मिलेगा, ताकि आप एक हफ्ते में आज की क्लास से अगली क्लास तक क्या कर लो, आज की क्लास से अगली क्लास तक आप 12 घंटे का होमवर्क करोगे। और आपकी जो क्लास हुआ करेगी वो एवरी वेडनेसडे को हुआ करेगी, जिस तरह से आज 3 घंटे, आज तो 2 घंटे की है, नेक्स्ट वेडनेसडे आप लोगों की क्लास 3 घंटे की होगी। सर ये होमवर्क किस तरह से मिलेगा? फिलहाल तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप QAT के लेक्चर्स को मुकम्मल करो। मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर्स दिए थे, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, करेक्ट? और उसकी मैंने आप लोगों को 2 एक्सेल की फाइल्स भी दे दी थी, ताकि आप लोग जो है वो अपने लैपटॉप पर एक्सेल की फाइल्स ओपन कर कर और उसको देख सको कि भाई उसमें आपने क्या किया है और सारी चीजें नोट हुई है। अच्छा, ये याद रखना कि आपको जो है वो एक लैपटॉप की लाजमी ज़रूरत होगी CA करने के लिए। 10,000 15,000 वाला लैपटॉप ले लो, घर में है तो अच्छी बात है। मोबाइल फ़ोन जो है उसमें सारी चीज़ें ओपन नहीं होती, कुछ मैं आगे जाकर आपको लिंक्स दूंगा, वो आपके सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप में ओपन हो रहे होंगे। विद रिगार्ड्स टू दीज लेक्चर्स, जो भी आपका एक टीचर असिस्टेंट बनेगा मैं उसको ये सारे लेक्चर्स दे दूंगा। और चलो एक काम करते हैं, कौन बनना चाहता है TA? इमरान? जिसने भी अभी मैसेज किया सबसे पहले, अब जिसने भी मैसेज किया मेरे पास, जिसका भी व्हाट्सएप आया, वो 2-3 लोग मैं TA रख लेता हूँ, एक आधा आज रख लेता हूँ, बाकी बाद में रख लेता हूँ। ठीक है, मुझे ज़रा व्हाट्सएप करो। चलो, एक बच्चा है नैयर, नैयर का मुझे मैसेज आया है, नैयर अब्बास नाम है। नैयर तुम्हारा मैं नंबर दे रहा हूँ सारे बच्चों को। ठीक है, और भाई नैयर ये देख लो सारी कंडीशन जो लिखी हुई है इस पे तुम मीट हो रहे हो। अगले हफ्ते दूसरे TAs भी हायर कर लूंगा, यानी कि जो सपोर्ट करेंगे। 0316 8798796। आई रिपीट, 0316 8798796। तो नैयर मैं एक काम करता हूँ कि आपको 12 आवर्स के QAT का कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, किसी भी बच्चे को चाहिए होगा तो वो नैयर से ले सकता है। एक गर्ल को भी कर दीजिएगा नेक्स्ट वीक, चलो मैं एक गर्ल को भी कर दूंगा। फिलहाल एक साथ इतनी सारी चीजें नहीं करते कि वो हजम ही ना हो। बहरहाल अभी एज ऑफ नाउ एक बच्चा हमने नैयर जो है ना उसको सेलेक्ट कर लिया है। नैयर तुम एक और काम करना, हारिस जो है ना उसको बोलना कि अभी जो SBIL के जितने ग्रुप्स है ना जो PRC के स्टूडेंट्स के लिए बने हैं बैच नंबर 9 के लिए, उसमें तो मैं ऐड भी कर दे।
और दूसरी बात यह कि नैयर को मैं क्लास के बाद जो है वो क्यूएटी का 12 घंटे का कंटेंट दूंगा। देखो मैं पढ़ाता ज़्यादा हूँ, टू बी ऑनेस्ट लाइव क्लासेस में ज़्यादा डिस्कशन करता हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग्स में ज़्यादा पढ़ाता हूँ। और आप लोगों का ये सारा कंटेंट जो है ना, ये अभी पीआरसी 2 नहीं है, ये क्यूएटी है। बहरहाल ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि भाई क्यूएटी के कंटेंट से आपकी बेसिस बनेगी और इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? तो आज के सेशन के बाद मैं नैयर को जो भी चीज़ें दूंगा, जो मटेरियल दूंगा, वो सारा आपने इनसे लेना होगा और इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं। आज आप लोगों की कोई क्लास है वैसे मेरे बाद आप लोगों की कोई क्लास है? नहीं है ना? तो अच्छी बात है ये तो। आप लोग, अच्छा नैयर आपके पास क्यूएटी वाली लिस्ट पड़ी हुई है पूरी की पूरी? क्योंकि शायद आपने क्यूएटी पहले भी दिया है। तो नैयर को आप सब मैसेज कर कर और क्यूएटी के लेक्चर्स की लिस्ट ले सकते हो और उसको कंप्लीट करना शुरू कर सकते हो। आज आप लोगों की कोई क्लास नहीं है, ये तो बड़ी आइडियल और अच्छी बात है कि आप लोग आज की क्लास के बाद रात को 12-1 बजे तक अगर पढ़ते हो तो आप लोग आने वाले दिनों का टारगेट भी जो है ना वो कंप्लीट कर लो। ठीक है? एहसन, तुमने क्यूएटी भी नहीं ली हुई और तुमने पिछली क्लास भी नहीं ली हुई। सही है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्यूएटी के लेक्चर्स देखना क्यों जरूरी है, तो वो देखने पड़ेंगे। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को जो बेसिक मैथ्स की कुछ चीज़ें करवा रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि कितनी मैथ्स आपको आती है, कितना प्लस माइनस आता है। एक आधा हमने सवाल किया, बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो सवाल को कर पाए। एक आधा सवाल और देखते हैं जिसमें देखते हैं कि आपकी सलाहियत क्या है मैथ्स के हवाले से। ठीक है जी, कोई आसान सवाल पिक करता हूँ। हाँ 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 हाँ, चलो। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आ रही हैं जो कॉस्टिंग से भी रेलेवेंट है। घबराना नहीं, अपनी पूरी ट्राई करो, फिर अच्छा खासा टाइम लगाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये एक और सवाल आपके सामने आ रहा होगा। आया सामने? हाँ मुजफ्फर, नैयर जो है ना वो हमारे क्लास के टीए हैं। क्यूएटी के लेक्चर्स भी उनसे ले लो। बाकी हैंडआउट्स नोट्स वगैरह मैं इसको प्रोवाइड करता रहूंगा, इससे कम्युनिकेशन में रहना। नैयर तुम यूं भी कर सकते हो कि जो बच्चे तुमसे क्वेरीज पूछें या एक आधा अपने लिए ग्रुप बना लो, उसमें मुझे ऐड नहीं करना। एक ग्रुप बना लो जिसको ओनली एडमिन रख लो, जिसमें बच्चों को कंटेंट देते रहना जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँ। ठीक है? लेकिन मुझे प्लीज ऐड नहीं करना, मैं ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ। बहरहाल नहीं यार, अब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम्हें ये पूरी करनी है। चलो आप लोग ये अगला सवाल करो जो स्क्रीन पर दिया है। लेट्स सी कि ये अगला सवाल कितने लोग कर सकते हो। अरे भाई इतनी जल्दी नहीं दिखाया करो, पहले थोड़ा सोचो, फिर थोड़ा समझो, फिर जवाब दो।
सोच लो, जो तू जवाब दे रहा है सोच लो। यार देखो, सोच लो, ये जवाब मुझे सही नहीं लग रहा। और ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। पीले पीले स्कूल से सब पढ़कर आए हैं या मैथ से, बचपन से मैथ से नफरत है तुम लोगों को? देखो, थोड़ा सा मैं करवाना स्टार्ट करता हूँ। दे लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ वुड यूज बाय फर्नीचर मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग अ टेबल अमाउंट्स टू ₹7,000। कॉस्ट ऑफ वुड, वुड की जो कॉस्ट है ना वो दी हुई है 7,000। ठीक है जी। अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम अमाउंट्स टू 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ वुड। अदर कॉस्ट यानी कि जो दूसरा खर्चा है, वो जितना वुड का खर्चा है उसका 30% है, यानी कि 7,000 का 30% बनता है। 7,000 का 30% लेते हैं, 7,000 इंटू 30%, ये आ जाता है 2,100। तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया? हमारा टोटल खर्चा हो गया 9,100। अच्छा भाई, मूसा आए हैं एकदम से और बोलते हैं, सर सॉरी, मेरा नेट चला गया था, अभी पावर बैंक लाया हूँ दोस्त के पास से। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन मूसा। अच्छा जी। तो कॉस्ट ऑफ वुड जो है वो 7,000 है। अदर कॉस्ट दूसरे खर्चे 2,000 और 100 है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ वुड का 30% थे, तो टोटल कॉस्ट जो है वो 9,000 और 100 रुपये। ठीक है जी। अब उसने क्या लिखा है, वो व्हाट प्राइस शैल ही चार्ज, वो कितनी प्राइस चार्ज करे इफ ही विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर उसको सेलिंग प्राइस का 12.5% प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने की ये इसको चीज पड़ रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ, उस पर जरा गौर डालना। प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑफ द सेलिंग प्राइस। क्या ये दोनों जुमले सेम है? दोनों बातें सेम है? नहीं है ना? हाँ, अब कुछ समझ आया। किसी ने शायद कोई गलती करी हो और अब वो गलती ये समझ रहा हो, उसको एक गलती समझ आई हो अपनी। कुछ बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? उसको जो प्रॉफिट चाहिए वो उसको सेलिंग प्राइस का 12.5% चाहिए। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है? सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि जितने की मैं कोई चीज बेचूंगा। सोचे जरा, कितने लोगों ने ये गलती करी थी, कितने लोगों ने ये गलती करी थी कि उन्होंने 9,000 और 100 का, कितने लोगों ने ये गलती करी थी कि उन्होंने 9,000 और 100 का 12.5% लिया और ऐड कर दिया। ऐसे ही थे ना? ऐसे करने वाले बहुत थे ना, या नहीं थे? हाँ। 9,100 का 12.5% लेकर और उसको ऐड कर दिया, ऐसे लोग होंगे। ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा नहीं करना आपने। समझ में आई बात? इसका मतलब जो आप कर रहे हो वो तो है प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑन द कॉस्ट प्राइस। उसने आपको बोला है कि मुझे 12.5% का प्रॉफिट चाहिए ऑन द सेलिंग प्राइस।
ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हमें ये मालूम है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो जो बच जाता है ना वो प्रॉफिट कहलाता है, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, एक्स लिख दो। सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, एक्स लिख दो। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें नहीं मालूम, सेलिंग प्राइस एक्स लिख दो। कॉस्ट प्राइस 90 100 है, और जो प्रॉफिट है ना वो सेलिंग प्राइस का 12.5% है, यानी कि 12.5% ऑफ एक्स। अब ये x माइनस 90 100 होगा, यहाँ पर 0.125x हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 0.125x इज इक्वल्स टू 9100। ये हो जाएगा 0.875x इज इक्वल्स टू 9100। और x जो है ना वो हो जाएगा 9100 डिवाइडेड बाई 0.875, यानी कि x कितना आएगा? 10,400। समझ में आई बात? गौर से देखो क्या करा है मैंने, गौर से देखो क्या करा है मैंने। ठीक है, आराम से वापस से पढ़ो। नहीं सोफिया, 9975 आंसर नहीं होगा बेटा, 9975 आंसर नहीं होगा बेटा। जरा दोबारा से अच्छे से जो मैंने लिखा है वो पढ़ो। पहले एक बार एहतियात से दोबारा से पढ़ो आप लोग, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ दोबारा। दोबारा से एक बार पढ़ो इसको, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। आराम से, आराम से सवाल को दोबारा से एक बार रीड कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आराम से सवाल को दोबारा से एक बार रीड कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, एक बार आप लोग इसको आराम से पढ़ो, अच्छे से देखो। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बच्चा, दूसरा, तीसरा। सही है। आराम से इस सवाल को अच्छे से देखो, सुनो, समझो। हमें कोई जल्दी नहीं है, टाइम लगाओ। ठीक है ना, टाइम लगाओ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो मैं वापस से समझाता हूँ।
उसने बोला था कि 7,000 रुपये की वुड लगेगी और 2100 रुपये का दूसरा खर्चा लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल खर्चा होगा वो 9,100 रुपये होगा। ठीक है, टोटल जो खर्चा होगा वो 9,100 रुपये होगा। फिर उसने क्या बोला था, एक सेकंड मुझे देना यार, एक कॉल। हाँ जी, तो 9,100 जो है ना, इसका टोटल खर्चा था। उसके बाद इसने हमें सवाल में लिखा हुआ था कि मुझे जो प्रॉफिट चाहिए ना, मुनाफा, मुनाफा, मुनाफा कैसे आता है, जितने की चीज बेचोगे माइनस जितना खर्चा था। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है, कुछ लोगों को शायद ना पता हो। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जितने जितने की चीज बेचूंगा। कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है, जितने की चीज बनेगी या खरीदूंगा। प्रॉफिट क्या होता है, मुनाफा। तो हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, उसने हमसे सेलिंग प्राइस पूछी थी कि एक चीज कितने की बेचोगे, हमने उसकी जगह एक्स लिखा। कॉस्ट प्राइस जो है वो 9,100 है, कॉस्ट की जगह हमने 9,100 लिखा। प्रॉफिट जो है वो उसने बोला था कि सेलिंग प्राइस का 12.5% होगा। प्रॉफिट के बारे में उसने लिखा था कि जो प्रॉफिट होगा वो सेलिंग प्राइस का 12.5% होगा। लिहाजा जो हमारी सेलिंग प्राइस थी एक्स, उसका 12.5% दिया गया। एक्स का जो 12.5% है वो 0.125x होता है। और फिर इसको सॉल्व करते हुए मैंने x की वैल्यू ढूंढी जो कि 10,400 आती है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 10,400 होगी। हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 9,100 है। हमारा जो प्रॉफिट है जो हम कमा रहे हैं वो 10,400 माइनस 9,100 यानी कि 1,300 है। और जो इसकी कंडीशन थी कि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 12.5% होगा, तो अगर तुम 10,400 का 12.5% लोगे तो भी 1,300 आ रहा होगा, चेक कर लो। ठीक है, अब जिसको समझ नहीं आया था, क्या अब समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी, कोई मसला है अभी भी, अभी भी कोई मसला है। क्लियर। सही है। आपको इस सवाल की, पिछले सवाल की रिकॉर्डिंग्स बार बार देखनी होंगी। सही है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, तो मैंने जो है ना यहाँ पर, नहीं यार तुम सारी क्यूएटी की पूरी लिस्ट नहीं भेजना, सेट नंबर 1 जो है ना वो बच्चों को भेज देना। हम डेली का एक लेक्चर होमवर्क में कर लेंगे। जिस तरह से आपको अभी मैं इस हफ्ते के लिए 7 लेक्चर्स दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी हर वेडनेसडे को क्लास होगी। अगले वेडनेसडे को तो 3 से 6 एक लंबी क्लास होगी। आप लोग करोगे क्या कि देखो ये 7 लेक्चर्स हैं, जिसमें से पहला है बेसिक मैथ्स का, जिसमें रेशियोज और परसेंटेजेस कवर हो रहे हैं। दूसरा जो लेक्चर है वो भी बेसिक मैथ्स का है, जिसमें फॉर्मिंग इक्वेशंस एंड क्वेश्चंस कवर हो रहा है। ये भी आपको देखना है। फिर नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन एंड परसेंटेजेस के हवाले से कुछ डिस्कशन है। एक टेस्ट नंबर 1 है, उसका एक सोल्यूशन है, और एक डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है उसकी वीडियो है। मैं आप लोगों को ये वीडियोस भेज रहा हूँगा, आप लोगों ने ये वीडियोस देखनी होंगी, कंप्लीट करनी होंगी। आराम से, आराम से एक दिन में एक वीडियो कर सकते हो। क्योंकि ये पहला हफ्ता है तो इसमें होमवर्क कम होगा, फिर अगले हफ्ते होमवर्क बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। साथ में जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी है, जिस तरह से ओरिएंटेशन जरूर देखें। ये रिसर्च करें कि पीआरसी और कैफ कितने टाइम में निकालना है। ये रिसर्च करें कि एसएफएस प्रोग्राम क्या है, क्यूएटी क्या है। ये रिसर्च करें कि आप लोग
जो जब अपनी आर्टिकल्स करेंगे तो बिग फोर ऑडिट फर्म्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों की रिसर्च आपने करनी है। ठीक है ना? हाँ नुमान, मैं क्लास वीक में एक ही लूँगा क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पर पढ़ाता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं चाहते हुए भी नहीं पढ़ा सकता, मगर बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक मेरी क्लासेस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सैलानी पर जो आप लोगों का मैथ्स वाला एरिया वो पढ़ाता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक क्लास जो होगी वो अगर आप अटेंड कर लोगे और होमवर्क टाइम पर कर लोगे तो चीज़ें लाजमी तौर पर हो जाएंगी। अच्छा, जितने भी ये लेक्चर्स हैं जो आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करोगे, नहीं यार कंफर्म कर दो, ये सारे आपके पास पढ़े हुए हैं ना? ये जो लेक्चर्स आप लोग कंप्लीट करोगे ना, हर लेक्चर को एटलीस्ट 2 टाइम्स जरूर देखना। ठीक है ना? उससे फायदा ये होगा कि आपको चीजें रिटेन हो जाएंगी, याद रहेंगी, आप लोगों के फ्यूचर के लिए वो चीजें आप लोगों को काम आ रही होंगी। क्लियर है? कोई फर्दर ऐसी चीज जो आप मुझसे करना चाहते हो? मलिया, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें बता दूंगा मैं। और कुछ आपने खुद भी रिसर्च करनी होगी। सर शाहजेब से बात करें, सर शाहजेब को जानते हैं आप सब? सर शाहजेब को जानते हैं आप सब? बातचीत है? सही है। अच्छा, नहीं जानते हैं। जरा एडमिन से ले लीजिएगा, हारिस वगैरह से नंबर ले लीजिएगा, वो एक वर्कशॉप अभी रिसेंटली करवाने भी वाले हैं, मेरे ख्याल में सैटरडे को है शायद या संडे को है। वो इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवा रहे होते हैं। नहीं यार, तुम दे दोगे बच्चों का नंबर? सर क्यूएटी के एग्जाम में भी कैलकुलेटर्स अलाउ होगा? नहीं, क्यूएटी के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। सर नेक्स्ट क्लास वेनेसडे को 3 PM से स्टार्ट होगी, तकरीबन 3 साढ़े 3 के आसपास स्टार्ट होगी और 5:30 6 के आसपास एंड होगी। सर हमें नवंबर में पेपर देना चाहिए या जनवरी में देना चाहिए? सर देखो, अगर तो आपके हाथ में आपका रिजल्ट है तो आपको सितंबर में PRC 1 और 5 दे देना चाहिए और नवंबर में पूरा PRC कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके हाथ में आपका इंटर का रिजल्ट ही नहीं है तो एक अलग बात है। ठीक है? और कोई बात किसी ने डिस्कस करनी है तो वो कर ले। सर जिन बच्चों को क्यूएटी के एग्जाम देना है वो सितंबर में या जनवरी में पेपर कैसे दें? यार देखो, अगर इंटर का रिजल्ट नहीं आया या आपको क्यूएटी क्लियर करना है और वो क्यूएटी क्लियर नहीं हुआ तो एक अलग बात है ना। तो फिर तो आप नहीं दे सकते हो, फिर लड़ोगे तो नहीं ना आईकेप से, फिर तो आप उसी रूटीन से जाओगे जिस रूटीन से जा रहे हो। लेकिन जिसके हाथ में अपना रिजल्ट है उसको टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको सितंबर में अपना इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और BWCS देना चाहिए और नवंबर में उसको बाकी बुक्स बाकी जो पेपर्स है वो देने चाहिए। हम बुक कब से पढ़ेंगे? अच्छा देखो, जो मैथ्स है ना उसके पेपर में बुक की रीडिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। जब आप लोगों के 25 से 30 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको खुद बताऊंगा कि बुक के कौन से पेजेस की रीडिंग करनी है और जो क्वेश्चंस है वो कौन से करने हैं, वो मैं करवाऊंगा। जैसी ही पहली अटेम्प्ट आए नुमान, आपने क्यूएटी का पेपर देना होता है। क्यूए के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। सर अगर जनवरी में आराम से दे दे तो कोई बहुत इशू है, बहुत इशू है, बहुत इशू है। इशू ये है कि तुम क्यों अपनी जिंदगी जो है वो बर्बाद करना चाहते हो, टाइम लगाना चाहते हो? एक चीज तुम्हारे हाथ में इंटर का रिजल्ट है तो तुम्हें क्यों ठंड पसंद है? तुम्हें क्यों अपने अब्बा की मुफ्त की रोटियां खानी है? कमाना शुरू करो जल्दी। कि कंप्लीट 15 चैप्टर्स नवंबर तक हो जाएंगे। देखो, अगर आप सर नईम से रिक्वेस्ट करोगे तो वो भी अपना सिलेबस जल्दी कवर करवा देंगे, या आप जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू कर लेना। मैं भी आप लोगों को जो है वो, मेरे पास तो 6 चैप्टर्स हैं, मैं आराम से आप लोगों को करवा दूंगा। रिकॉर्डिंग्स भी दे दूंगा, जो बच्चा जल्दी पेपर देना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग्स ले ले। कंप्लीट हो जाएगा अगर सिर्फ वेडनेसडे। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। मैथ्स में टोटल क्यूएम के पेपर में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, पहले 6 चैप्टर्स में पढ़ाता हूँ, वो मैं आराम से कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर आप सर नईम को भी बोलेंगे कि सर हमें पेपर नवंबर में देना है तो वो अपनी 2 के बजाय 3 या 3 के बजाय 4 क्लासेस लगा देंगे और सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे।
खैर अभी भी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उलझन, बहुत सारी चीजें होंगी जो वक्त के साथ साथ क्लियर होंगी। जो मैंने क्लास के शुरू में बात करी थी कि आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए चीज़ों के लिए, तो वो आप ज़रूर करें। सर पेपर महंगा है, रिस्क लेना से पहले बहुत सोचता हूँ। सर 500 का पेपर है, सर तैयारी हो। हाँ ये तो है, अब पेपर देना तो है, लेकिन ये है कि अगर तुम इस तरह डरते रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नवंबर में 135 दे दें और जनवरी में, देखो अगर तुम्हारा इंटर का रिजल्ट आ जाता है तो तुम्हें पांचों पेपर्स नवंबर में देने चाहिए, अदरवाइज तुम्हारी मार्च 2025 की कैफ की अटेम्प्ट जाया हो जाएगी। और कैफ साल में सिर्फ 2 बार होता है, मार्च में और सितंबर में। अगर तुम जनवरी में अपना पीआरसी का कोई पेपर दोगे तो तुम मार्च 2025 में कैफ का पेपर नहीं दे पाओगे। फिर तुम्हारी कैफ की पहली अटेम्प्ट सितंबर 2025 बन रही होगी, जिसकी वजह से पूरा तकरीबन साल जाया होगा। सोफिया, अगर आपकी इंटर की रजिस्ट्रेशन हो गई है, मैं आपको रिकॉर्डेड कोर्स दे दूंगा जिसके जरिए आप पढ़कर आराम से सितंबर में पेपर दे सकती हो। और इसी तरह दूसरे टीचर से भी आप बात कर लो कि वो रिकॉर्डेड कोर्स दे दें। सर आज के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अबीर एडमिन से मिलेगी। एडमिन को बता दें आप लोगों का जो पोर्टल है उस पर आप लोगों का पीआरसी बैच नंबर 9 का एक कोहर्ट बन गया है, कोर्स बन गया है। पीआरसी 2 के लेक्चर्स की जो भी लाइव क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग के अगेंस्ट कुछ फीस है, मेरे ख्याल में 1500 रुपये या 2000 रुपये, आई डोंट नो। वो आप पे करोगे, आपको यूज़र आईडी दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा और उसमें ये सारे लेक्चर्स मौजूद होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में हमने बहुत सारी बातें कर ली। आप लोग जब नेक्स्ट वीक आओगे ये सातों लेक्चर्स देख कर आना, कंप्लीट कर कर आना। अच्छा एक और सवाल, नहीं नहीं सर रिस्क है, पहले मुझे सर अपने लेवल देखना है। ठीक है, अच्छा चलो, तो आप लोग की सारी चीज़ें आज की क्लास में जो हमने शुरू से एंड तक डिस्कस करी, 2 सवाल करे और जो बातें करी उस पर थोड़ा सा गौर करना। उसके साथ साथ ये जो 7 अलग अलग लेक्चर्स मैंने आप लोगों को दिए हैं जो कि नैयर के थ्रू मैंने प्रोवाइड करे हैं, या आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। डेली बेसिस पर लेक्चर्स देखो, डेली बेसिस पर इनको कंप्लीट करो। ठीक है, मजीद बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होंगी। काइंडली आज की क्लास का शुरू से आखिर तक फीडबैक ज़रूर ग्रुप में दीजिएगा। ठीक है जी, ऑफ कर दूं? मुझे बैचेट का पोर्टल भाई, हाँ सुफिया बिल्कुल करना चाहिए। आप एडमिन से डिस्कस कर लो कि बैचेट का पोर्टल लेना चाहिए या फिर करंट जो है वो फ्रेश रिकॉर्डिंग्स ले लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वह एडमिन ज़्यादा बेहतर बता सकती है। चलो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।